गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। शुरू करें आज की क्लास। चलो एक बार देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और बहुत अगर मैं सिंपल कर दूं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करूं, तो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स ओनरशिप के बेसिस पे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ओनर्स फंड और दूसरे बोरोड फंड। ओनर्स फंड को क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं, और बोरोड फंड को डेट बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो ओनर्स फंड होते हैं बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे होते हैं? लेस रिस्की होते हैं। और अगर बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोर रिस्की होते हैं। और अगर बोरोड फंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ज्यादा रिस्की होते हैं, मोर रिस्की होते हैं। और जबकि अगर बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेस रिस्की। ये बातें हमने प्रॉपर तरीके से समझी थी। फिर सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने देखा था। वैसे तो तीन टाइप से हो सकता है, लेकिन हम उसे सिंपल रखने के लिए दो ही पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हालांकि मैंने कल बताया था आपको। ठीक है ना। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, बस एक केस में हो सकती है, ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। अब ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है भी बताऊंगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? ये तो बनी ही इसी के लिए हो सकती है। क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, इसी के लिए बनी है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन प्रेफर नहीं करेंगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर प्रॉफिटेबल होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बच्चों कल इतनी बात मैंने आपको लगभग 1 घंटे में समझाई, जो कि मैंने अभी 2 मिनट में बोल के नक्की किया। ठीक है ना। आगे चल सकते हैं क्या? हाँ जी। तो वो ये जो वहां पे स्टार मार्क लगा था और जो एस्टेरिक लगा था वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बात आती है कि जी ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है। जब आपको लॉन्ग टर्म लोन के मिलने में जो टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप को फिल करने के लिए जो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हो, इसी को बोलते हैं क्या? ब्रिज फाइनेंसिंग। और ये लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि which source of finance is considered as the cheapest source of finance, and the answer is debt। सारे बच्चे बोले थे क्लास में भैया रहने दो, बेइज्जती हो जाएगी, है ना, डेट वगैरह मत बोलो, उसमें क्या रहता है, ऐसा रिस्क रहता है, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। आप बोल रहे हो सस्ता, लेकिन नहीं। हमने आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से, किसमें? डेट में, माने डिवेंचर में, और प्रेफरेंस में मैंने कंपैरिजन करके बताया था थ्रू ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। और एकदम से बाद में क्या हुआ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, 6,000 रुपए का फर्क आ गया। सारी चीजें सेम थी, सारी चीजें सेम थी, बस फर्क ये था कि एक प्रेफरेंस शेयर से और एक डिवेंचर था। ठीक है ना। और दोनों में 6,000 रुपए का फर्क आ गया। और वो आया क्यों? मतलब कौन फायदेमंद था? डेट। क्योंकि उसमें अपने पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के तौर पे बचा था पैसा बच्चों, वो कितना था? 21,000 रुपए ईएई जो है। और उधर जो ये वाला ऑप्शन है प्रपोजल 2 था, उसमें क्या थे? प्रेफरेंस थे। प्रेफरेंस में कितना बचा? 15,000। तो बैलेंस शीट में 21,000 जाना अच्छा है, 15,000 जाना रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है ना। फिर इसी के बेसिस पे मैंने आपको क्या भी निकलवाया था? ईपीएस भी निकलवाया था। ईपीएस क्या होता है बच्चों? अर्निंग पर शेयर। कि ये यही है ना, एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितनी आएगी, तो इसे बस किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, तो ईपीएस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों प्रपोजल में नंबर ऑफ शेयर्स क्या ही रहने वाले हैं? इक्वली रहने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ पे जो एज्यूम किया था, हालांकि अलग अलग भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दोनों के इक्विटी शेयर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो उस केस में जिसकी ईए ज्यादा आई उसका ईपीएस भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और उसके बेसिस पे बोला था हमने कि डेट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। नमन भैया, आप ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आपने जस्ट कंपैरिजन किसका कराया अभी? डेट का और प्रेफरेंस का। आपने इक्विटी का अभी कंपैरिजन नहीं कराया। और इक्विटी तो सबसे सस्ता होता है, हम ऐसा बोल, आप ऐसा बोल रहे हो। नहीं बेटा, इक्विटी इनफैक्ट सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। इक्विटी सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्यों? 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 सवाल ये है कि इक्विटी सबसे महंगा क्यों होता है। दरअसल बच्चों बात ऐसी है कि जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी बचता है, वो सब किसका होता है? इक्विटी वालों का होता है। किसका होता है? इक्विटी वालों का। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं।
ये जो EAI, ये जो EAI है ना, ये EAI में से कुछ तो लेट्स सपोज हम क्या कर देंगे, डिविडेंड के तौर पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कुछ क्या कर लेंगे, रोक के रख लेंगे। क्या कर लेंगे, रोक के रख लेंगे। आप मुझे बताओ, क्या इक्विटी शेयर होल्डर की तुम्हारे से इस बार एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ेगी? पहली बार तुमने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे, लेट सपोज तुमने कितने रुपए लिए, 1 लाख रुपए। अब तुमने उन 1 लाख रुपए से उन्हें नेट नेट ऑप्शन 1 में 21,000 रुपए कमा के दिए। कितने कमा के दिए, 21,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार उनकी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कि पहले तो 1 लाख रुपए पे कमा के दे रहे थे, इस बार 1,21,000 रुपए पे कमा के देंगे। से yes or no? बिकॉज ये 21,000 रुपए भी तो भले ही कंपनी ने, चाहे भले ही मैं तुम कहो ना कि नमन भैया कि चाहे भले ही कंपनी ने सारे रोक के रख ले पैसा, बांटे बिना डिविडेंड के तौर पे, बेटा तब भी सबसे महंगा होगा, तब भी सबसे महंगा होगा। क्यों? क्योंकि वही वाली बात कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उनकी एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज पहले 1 लाख रुपए पे कमा के दे रही थी कंपनी, अब वो चाहेंगे कि 1,21,000 रुपए पे कमा के दे। से yes or no? क्योंकि जब तुमने पैसा क्या कर लिया, रोक के रख लिया, जब तुमने पैसा रोक के रख लिया तो शेयर होल्डर ये चाहेंगे ना, अब जो पैसा रोक के रखा उस पे भी हमें क्या करके दे, पैसा कमा के दे। पहले तो कैपिटल पे प्रॉफिट कमा के दे रहे थे, इस बार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा के दे। से yes or no? है ना। और 1,21 पे जब उन्हें ज्यादा कमा के देंगे तो बच्चों उनकी कॉस्ट क्या आएगी, कंपनी की कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इस बात पे मत जाना कि कंपनी के पास तो ऑप्शन है कि वो चाहे तो दे भी सकती है और चाहे तो पैसा रोक भी सकती है। लेकिन एक बात तो देखो बच्चों, जो पैसा भले ही रोक भी लिया हो, जो पैसा भले ही रोक भी लिया हो, वो कंपनी का कोई ना बन गया, वो है तो किसका ही, शेयर होल्डर का। किसका है? शेयर होल्डर का। बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस भी किसके ही होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं। वो किसके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, शेयर होल्डर के। जो रिजर्व, ये जो बच्चा है ना, ये इसी को तो मान लिया अगर हमने सारा का सारा पैसा रोक के रख लिया तो यही तो रिटेन्ड अर्निंग बन गई। क्या बन गई? रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग कंपनी की नहीं होती, भले कंपनी ने रोक के रख लिया। लेट्स सपोज कंपनी ने इसलिए रोक के रख लिया होगा कि कंपनी को कुछ क्या करना है और फर्दर क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बताओ शेयर होल्डर अब क्या चाहेंगे, अब और उनकी जो चाहत है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि भाई अब तक तो कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा था, उससे पैसा कमा के दे रहे थे, अभी तो, और ये सब है किसका जो बचा हुआ है, शेयर होल्डर का। बात समझ में आ रही है? तो जो इक्विटी होता है, इक्विटी तो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तुम कह रहे हो भैया क्या बस एक ही रीजन है? दूसरा रीजन बताता हूं। दूसरा रीजन सेम है जो प्रेफरेंस के लिए लगा था। चलो तुम कहोगे कि भैया उन्हें मान लिया डिविडेंड दिया, हमने क्या दिया, डिविडेंड, तो बेटा बिल्कुल प्रेफरेंस के जैसा ही तो हो गया, भले ही उन्हें बाद में मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा? बाद में मिलेगा। तो जब उन्हें बाद में मिलेगा तो एक बात बताओ, जब पहले प्रेफरेंस को मिल रहा था वो ही टैक्स की सेविंग नहीं कर रहा था, तो जो इक्विटी वालों को मिलेगा तो वो कहां से टैक्स की सेविंग करेगा? क्योंकि बिकॉज वो भी तो क्या ही है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो इक्विटी वालों को हमने डिविडेंड दिया, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट की वजह से क्या बचता है, टैक्स बचता है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं। अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि बच्चों सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन होता है, इक्विटी। सबसे महंगा कौन होता है, उससे सस्ता कौन होता है, प्रेफरेंस, और सबसे सस्ता कौन होता है, डेट। बात समझ में आ रही है? और एक तीसरा रीजन और देता हूं मैं आपको। मैं 2 रीजन तो दे चुका हूं कि इक्विटी सबसे महंगा क्यों होता है। एक रीजन मैंने, आप चाहे तो नटशेल में लिख लो उसे। एक रीजन तो ये, क्योंकि जो इक्विटी वाले होते हैं, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। आज कंपनी ने पैसा कमा के दिया, कल कैपिटल पे पैसा नहीं बना के देगी, प्रॉफिट पे भी, कैपिटल प्लस प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट करके देगी। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो क्या नहीं करता, वो टैक्स सेव नहीं करता, बिकॉज वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सेम लाइक प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है ना? बिल्कुल। और तीसरा क्या है, बिकॉज इक्विटी वालों को सबसे बाद में मिलता है, इक्विटी वालों को डिविडेंड सबसे बाद में मिलता है, तो उनके लिए क्या है, रिस्क सबसे ज्यादा नहीं, कम नहीं है, सबसे ज्यादा है। हमने पढ़ा नहीं था
इन्वेस्टर के लिए तो इक्विटी जो शेयर कैपिटल होती है, जो उसने इन्वेस्ट करके रखी है, किसी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसके लिए तो मोर रिस्की है ना। और सारे बच्चों को पता है मोर इज द रिस्क, ग्रेटर इज द रिटर्न। अब जो चीज इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है वो कंपनी की क्या है, कॉस्ट है। नहीं समझे आप? मैं तीसरा रीजन बता रहा हूं बच्चों आपको कि इक्विटी सबसे महंगा क्यों है। बिकॉज इक्विटी वाले को सबसे बाद में मिलता है, उनको रिस्क क्या है, ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो सारे बच्चों को पता है रिटर्न भी क्या होती है, ज्यादा। भाई जो इंसान जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसे उतनी ज्यादा क्या मिलने वाली है, रिटर्न मिलने वाली है। से यस और नो? मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं कर रहा हूँ चीजों को कि भाई तुम ज्यादा रिस्क लोगे जिंदगी में तो ज्यादा ही क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी, है ना। अच्छा, रिस्क का मतलब दोनों ही साइड से होता है। लोग आमतौर पर रिस्क का मतलब क्या सोचते हैं, नेगेटिव। रिस्क का मतलब दोनों सेंस में होता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, ठीक है ना। आप जहां पे जो रिस्क ले रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो लेकिन होगा ज्यादा, जो भी होगा ज्यादा होगा, है ना, मतलब भरपूर होगा, क्योंकि तुम पूरा रिस्क लेके बैठे हो। बात समझ में आई? अब जब तुम्हारे लिए ज्यादा रिटर्न होगी, ज्यादा तुमने रिस्क लिया, तुम इन्वेस्टर हो, तुम शेयर होल्डर हो, तुमने ज्यादा रिस्क लिया तो तुम्हें ज्यादा क्या आएगी, रिटर्न आएगी, क्योंकि तुमने ज्यादा क्या लिया, रिस्क लिया। क्योंकि जो मान लिया वो है बोरोड फंड वाला है, डेट वाला है, उसे तो उस पर रैपट मार के कान पे 10% का इंटरेस्ट देके उसे भगा देंगे, चल भाई निकल, ठीक है ना। ऐसे प्रेफरेंस वालों को भी, प्रेफरेंस वालों को मान लिया हमने 15% जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो उन्हें हम ऐसे कोई ना 20-30% देंगे, उन्हें भी फिक्स दे करके क्या कर देंगे, भगा देंगे। हाँ बोलो ना। अब जो बाकी जितनी भी मलाई बची वो सब किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की। किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की। तो अब उन्हें रिटर्न ज्यादा आ रही है। अब एक बात बताओ, तुम जो इन्वेस्टर हो तुम्हें तो रिटर्न ज्यादा आ रही है, जो चीज तुम्हारे लिए रिटर्न है, मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए तो वो क्या है, कॉस्ट है। नहीं समझा क्या बेटा? तुम एम्प्लॉय हो लेट सपोज, है ना, तुम अगर ज्यादा सैलरी कमाना चाहोगे, तुम्हें अगर तुम चाहोगे कि हमें ज्यादा सैलरी मिले, तो वो कंपनी की तो क्या आएगी, अरे एक इंसान का खर्चा दूसरे की, कीन्स ने ऐसा बोला इकोनॉमिक्स में, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो जो तुम्हारे लिए क्या है, रिटर्न है, वो मेरी क्या है, कॉस्ट है। जब तुम्हें रिटर्न ज्यादा आएगी तो मेरी कॉस्ट ज्यादा पड़, दैट्स व्हाई इक्विटी इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे महंगा कौन, इक्विटी। उससे सस्ता कौन, प्रेफरेंस। सबसे सस्ता कौन भैया, डेट और सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐसा क्यों फर्क आ रहा है कि प्रेफरेंस क्या पड़ रहा है, कि इक्विटी तो सबसे महंगा है और प्रेफरेंस उससे सस्ता है, ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ऑप्शन में एक तो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों का जो डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन दोनों में एक चीज अलग, डिफरेंस ये है कि इक्विटी वालों को तो जो भी सब कुछ है वो इक्विटी वालों का है, उन्हें तो फिक्स देके भगा देंगे, किसको, प्रेफरेंस वालों को। और एक बात और बता दूं बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर एक्चुअल में जो मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। कौन होते हैं? बिकॉज उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग में। प्रेफरेंस वालों को हम एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं बुलाते, उनसे वोट नहीं कराते, डिसीजन नहीं करवाते कि भाई तुम बताओ क्या करना है, इक्विटी वाले करते हैं। खैर वो तो बात अलग है कि आज के दौर में तो प्रेफरेंस इशू ही नहीं होते। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो बस अभी तक मैंने आपको ये बताया कि सबसे सस्ता कौन, उससे महंगा कौन और सबसे महंगा कौन। मजे की बात ये है, आयरनी ये है कि जिसको सारी दुनिया सबसे सस्ता मान रही है वो सबसे क्या है, महंगा है, और जिसको महंगा मानती है वो सबसे सस्ता है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ लिमिट होती है। अब जाकर के कोई बच्चा अगर 1 या 2 क्लास मेरे से पढ़ के जाए और बाद में उसने मान ले छुट्टी लगाई या कुछ लगाई, ठीक है ना, और वो जाके दुनिया में कहे भाई डेट क्या होता है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो बेटा उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना। अधूरी नॉलेज मत लेके जाना, नॉलेज पूरी लेके जाना। अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा फुल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे अपन लोग, तो उधर सारी चीजें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हालांकि कुछ हद तक तो मैं आज ही की क्लास में बता दूंगा आपको कि उसकी भी एक शर्त होती है कि डेट आपको कब तक सस्ता पड़ेगा, उसकी एक क्या होती है, कंडीशन होती है। खैर एक बार मैं ये नोट पढ़ा दूं जो मैंने नोट में लिखा, और एक बार मैं सारी चीजें अभी तक मैंने क्या बताया उसको आपको बस जस्ट गो थ्रू कराऊंगा और फिर नई चीजें कराऊंगा, ठीक है ना। चलो एक बार ये नोट देख लो। कह रहे डेट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है सिंस इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि बच्चों जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल होता है। ये जो चार्ज किया जाता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट को कम करता है ना। मुझे नहीं पता कि आप अकाउंटेंसी में कितना पढ़ते हो नहीं कितना पढ़ते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद मेरे को इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं कल भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी ये बात। दो चीजें होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो चीजें होती है वो क्या करती है, वो प्रॉफिट को कम करती है। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, नाम से डिफाइंड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ही है, माने प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो प्रॉफिट को कम नहीं करती। क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, विच इज पेड बिफोर टैक्स प्रॉफिट, जिसको किस में से दिया जाता है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से। और बच्चों का बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाएगा तो जब वो चीजें घटेगी तो वो प्रॉफिट को कम करेगी, और प्रॉफिट को कम करेगी तो उसमें इनकम टैक्स भी कम जाएगा। सो इंटरेस्ट सेव्स द टैक्स। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों, चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली ये भी बता सकता था, लेकिन ये बात आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आती अगर मैं कल वाला आपको न्यूमेरिकल ना कराता, वो EBIT EPS एनालिसिस वाला। फिर कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो सबसे महंगा होता है, सिंस डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, विच इज पेड फ्रॉम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जो किस में से दिया जाता है, टैक्स देने के बाद वाले प्रॉफिट में से दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि वो जो टैक्स देने के बाद जो बचा है वो या तो प्रेफरेंस वालों का है या इक्विटी वालों का है, और अगर उसमें से प्रेफरेंस का भी दे दिया तुमने तो सब कुछ किसका है, इक्विटी वालों का है, ठीक है ना, विच इज पेड फ्रॉम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। सो डिविडेंड डजंट सेव द टैक्स, तो डिविडेंड क्या नहीं करता है, टैक्स सेव नहीं करता है। ऑल्सो एक बच्चा कह रहा है कि अगर कंपनी ने सारा पैसा वो इक्विटी वालों को डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा, रोक के रख लिया, तो सस्ता हुआ, कंपनी को तो कुछ देना नहीं पड़ा। नहीं बेटा नहीं, इस केस में तो और भी ज्यादा महंगा हो गया। कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो उन्हें तसल्ली होती कि हमें क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया। कंपनी जैसे आज कमा के दिया ऐसे अगले साल कमा के देगी, लेकिन अगर सारा का सारा पैसा रोक के रख ले तो इसका मतलब वो कंपनी की जागीर नहीं हो गई, माल वो किसका ही है, शेयर होल्डर का। इनफैक्ट शेयर होल्डर तो इस बार और भी ज्यादा उनसे चाहते लेकर के बैठे हैं कि भाई इस बार तो पैसा रोका कंपनी ने, किसी नए प्रोजेक्ट में क्या करने वाली है, पैसा लगाने वाली है, और अभी जो कमा के दे रही थी वो तो कमा के देगी, साथ में जो हमने इस साल प्रॉफिट बनाया है जो रोक के रख लिया उससे भी क्या करके देगी, पैसा कमा के देगी। तो उनकी चाहत बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं, जो मैं बार बार चाहत बोल रहा हूं ना, चाहत बहुत नॉर्मली, इसको बोलते हैं केई। क्या बोलते हैं, केई। केई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आगे आएगा तब बताऊंगा। चलो देखते हैं इधर। ऑल्सो इफ कंपनी रिटेन्स अ पार्ट और होल ऑफ प्रॉफिट्स as retained earning, then in this case the expectations of shareholder will increase। क्या नाम, ईशान, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, आनंद से डिस्कस करके देखना, देखो पाएगा कि यार हाँ मैं भी कोई तो CA IPCC CA इंटर के माफिक मैं भी क्या कर रहा हूँ, चीजें पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें CA इंटर में पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पढ़ाई जाती है ये चीजें, है ना। तो भैया से डिस्कस करके देखना, उसे पूछना कि सबसे सस्ता सबसे महंगा कौन होता है, ठीक है ना। थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करना, 5-10 मिनट का तो पता पड़ेगा कि हाँ भाई कि तुम भी कुछ सीख रहे हो। कह रहे कि ऑल्सो इफ कंपनी रिटेन्स अ पार्ट, अगर कंपनी ने कोई एक छोटा पार्ट, पूरे प्रॉफिट का छोटा पार्ट या होल ऑफ प्रॉफिट या पूरा का पूरा, ठीक है ना, रोक के रख लिया एज रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रोक के रख लिया, देन इन दिस केस द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर विल इंक्रीज, तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस इस केस में तो और इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स आल्सो इक्विटी इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट्स व्हाई वो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। वंस अगेन बच्चों, एक हमने ये चार्ट देखा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। फिर हमने ये वाला चार्ट देखा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। फिर नेक्स्ट हमने वो स्टार मार्क और एस्ट्रिक देखा कि शॉर्ट टर्म जो अपना जो वो है फाइनेंस है, उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी किस केस में, ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। फिर ब्रिज फाइनेंसिंग देखा, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तो जा सकती है, लेकिन वो कब करेंगे, जब वो प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें इस वाले बॉक्स में लिखी हुई है। फिर हमने देखा कि डेट सबसे सस्ता क्यों होता है, उसके लिए एक न्यूमेरिकल किया, EBIT और EPS एनालिसिस, और उसके बारे में उसका जो टैक्स था वो मैंने आज पढ़ाया आपको। अच्छा नमन भैया, ये जो आपने बताया
कि डेट क्या होता है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। हाँ बेटा बताया, डेट सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है? कंडीशंस होती है, ठीक है ना। अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा ये भैया, क्या हमें अगर ये पता लगाना है कि डेट सस्ता होता है तो हमें ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा? बेटा ये तो करना, ये तो एक मेथड है। आप चाहे तो इसी चीज को दूसरे मेथड से भी, है ना, तुम लगे हाथ बिल्कुल देख के भी किसी भी क्वेश्चन को देख के बता सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को तुम देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा प्रपोजल आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये तो एक अप्रोच होता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, यानी कि एक मेथड होता है। एक दूसरा मेथड होता है वो शॉर्टकट होता है। क्या होता है? शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अपन लोग आरओआई निकालते, क्या निकालते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अकाउंटेंसी में भी निकाली होगी आपने। कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और आरओआई इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्पीड ऑफ अर्निंग, कि हम किस स्पीड से पैसा कमा रहे हैं। 10% पैसा कमा रहे, 20% पैसा कमा रहे, 30% पैसा कमा रहे, ये वो बताती है, ठीक है ना। जैसे हमारे केस में बच्चे लोगों, हमने 1 लाख रुपए मार्केट से उठाने थे, वेदर वो डिबेंचर से उठाने हो दोनों ही केस में, या प्रेफरेंस से उठाने हो। से यस और नो। 1000 शेयर्स या 1000 डिबेंचर इशू किए थे हमने। एक कितने का था? 100 रुपए का था। तो मार्केट से कितने लाख रुपए उठाए हमने? 1 लाख किस में लगाए? प्रोजेक्ट में। और उससे बनाया कितना पैसा? 50,000। कितना बनाया? प्रोजेक्ट में पैसा लगा करके 50,000 कमाया हमने 1 लाख लगा करके। तो कितना परसेंट कमाया? 50%। कितना परसेंट? दैट इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड एज आरओआई। ये क्या है? यानी कि कमाने की स्पीड, कमाने की परसेंटेज, कि आपने कितना परसेंट कमाया। तो आपने कितना परसेंट कमाया? 50%। और बेटा एक बात बता दूं आपको, एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। आप चाहे तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को देख करके एकदम से बता, सबसे पहला शॉर्टकट तो यही है कि डेट क्या होता है? सस्ता होता है। क्या होता है? अब लेकिन वो सस्ता कब तक होगा? इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, जो कमाने की परसेंटेज है, जिस परसेंट से कमा रहे हो, जिस परसेंट से आपको रिटर्न आ रही है, अगर वो ज्यादा है किससे? ब्याज के रेट से। किससे रेट से? ब्याज के रेट से। अगर वो क्या है? ज्यादा है। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, देन डेट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो उस केस में डेट जो होगा ना, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। तुम पूछोगे क्यों? पूछो ना, सारे बच्चे पूछो ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा देखो कितना अच्छा है। यहां पे क्या हो रहा है, आपने मार्केट से पैसा उठाया, डेट से लोन लिया, और लोन पे पैसा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के उन्हें, तो मान लिया इस केस में कितना आया, जो इंटरेस्ट का रेट था, अगर मैं आपको पूछूं तो इंटरेस्ट का रेट बेटा कितना है? 20%। कितना है? 20% है कि नहीं है? इस पे डिबेंचर पे देखो ना, 20% क्या है? रेट है। से यस और नो? अच्छा, और जो कमाने की परसेंटेज है, आरओआई कितना है बेटा? 50%। तो आरओआई क्या है? ज्यादा है। तो मैं देखते के साथ ही बोल दूंगा कि सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन है? डेट है। तुम पूछोगे अभी जो आपने पूछा था ना क्यों, अब उसका जवाब सुनो। बिकॉज मार्केट से पैसा लोन के तौर पे उठाओगे और उन्हें तो 20% देके भगा दो, चलो निकलो इधर से, फुट, नलायक नलायक, ठीक है ना। बेचारों को गाली भी दे दी तुमने, है ना, उधर ने फिक्स देके भगा भी दिया, पैसा भी उनका यूज किया। पैसा भी किनका यूज किया? बाहर वालों का पैसा यूज करके अंदर वालों को फायदा कराया। पैसा तो उनका यूज किया, उन्हें तो 20% से देके भगा दिया, अंदर वालों के लिए कितना परसेंट कमाया आपने? 50%। कितना परसेंट? 50%। तो आप मुझे बताओ फायदा होगा कि नहीं होगा? डेट सबसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन डेट सबसे महंगा पड़ जाएगा बच्चों। वेरी गुड। अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो गई, अगर आरओआई कम हो गई किससे? इंटरेस्ट रेट से। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो डेट है ना, वो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये मत बोलना कि डेट क्या होता है? सस्ता होता है। जिस बच्चे ने मात्र कल की क्लास देखी होगी, है ना, तो उसके लिए आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। नमन भैया कल क्यों नहीं? बेटा एक ही क्लास में तुम्हें पूरा सारा कुछ बता दूं क्या? इतना बड़ा चैप्टर है, 34 पेज की पीडीएफ है, क्या एक ही क्लास में बता सकता हूं मैं? है ना, टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई आधी अधूरी नॉलेज मत लेना। कभी पूरा जिंदगी बोलो डेट सबसे क्या होता है? सस्ता होता है। डेट महंगा भी पड़ जाएगा। कब? अगर आरओआई कम आ रही हो। किससे? इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप कैसे? मान लिया आपने बाहर वालों से पैसा उठाया,
और उस पे ब्याज देना आपको 20%। कितना परसेंट? और जो तुमने कमाया अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा करके, वो कितना कमाया? ना ना ना, अभी वाइस वर्सा सिचुएशन में आओ ना। वेरी गुड, कितना कमाया? 10%। बताओ कमाया तो कितना, और उन्हें कितना देना पड़ेगा? इस बार रोगे नहीं रोगे? कितना परसेंट कमाया? मात्र 10%। और देना कितना है? तो अपने घर से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? है ना। अब फिर मेरे को गाली मत मारना, चिल्ला चिल्ला के बोले थे डेट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो उल्टा ही हो गया, हम तो लुट गए, अब उधर छाती पीट रहे हो, बर्बाद हो गए। ठीक है ना, ये तो बोला था कि डेट सबसे सस्ता होता तो सबसे महंगा पड़ गया, घर से देना पड़ गया। अरे बेटा उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है आरओआई क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा, तुम ही कर दोगे क्योंकि मेरे साथ कोई ना हंसा हुआ है। सुनो अब ध्यान से सुनो बच्चों, तो बात ऐसी है कि अगर आरओआई ज्यादा है, हाँ घर जैसी तो है, तभी तो बता रहा हूं मैं इतनी बातें आपको। अगर आरओआई ज्यादा है किससे? इंटरेस्ट रेट से, तो बेटा देखने के साथ ही ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो मन मन में ही देख के बता सकते हो। आप हमेशा उस वाले ऑप्शन को प्रेफर करना जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? डेट होगा। और चाहे करके भी देख लो, इसमें देख लो तुम, इसमें हमने कौन से वाले ऑप्शन को प्रेफर करा? जिसमें क्या था? डेट था। प्रेफरेंस वाले को तो नहीं करा। और इस केस में बन क्या रहा है? आरओआई कितनी आ रही है? 50%, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 20%, तो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? वो वाला इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, वो वाला ऑप्शन सबसे बेटर होगा कंपनी के लिए जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? डेट है। और ये तो बेटा अभी शुरुआत हुई है, ये तो ट्रेलर था, अभी तो आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं शुरुआत में, ताकि जो मैं अभी शुरू का टेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो उसको समझने में आपको क्या आए? दिक्कत ना आए, और बहुत आसानी से आप उसे समझ सको। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या? चलो यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेटिवली ये लिखा है, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली मतलब ये सेकंड अप्रोच है। एक मेथड तो कौन सा है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। दूसरा है शॉर्टकट, मैंने लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल थ्रू आरओआई अप्रोच। वहां पे तो किसके थ्रू निकाला था? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट बनाना होता है तुम्हें। और देखो पागलपंती मत करना, एग्जामिनेशन में आएगा, अगर ये आ गया ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस, 6 नंबर फ्री के देके जाएगा। जैसे बताया वैसे करके आना, अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये कर नहीं पाओगे सॉल्व। ऐसे करके आओगे तो सामने वाले को एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सारी चीजें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रपोजल 1 को क्या करेंगे, उसके बारे में पता नहीं वर्किंग नोट बना बना के पूरी क्या करते, कैलकुलेशन करते, तो गंदी कर देते कॉपी को, कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट बनाओगे ना, बहुत सिंपल रहेगा, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई चीजें नहीं छूटेगी, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ज्यादा पेज वेज भी नहीं भरेंगे, और जो अपनी बात तुम कम शब्दों में रखना चाहते हो, सामने वाले को क्लियर कट मैसेज जाएगा। अच्छा बच्चा कहना क्या चाहता है, बात समझ में आ रही है? अदरवाइज मैंने देखा है बच्चों को बहुत गंदे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात तो मतलब आधी जनता तो वैसे ही फ्लैट हो जाएगी, नागिन डांस पहले करेगी, लेट लेट के जाएंगे, वो कह रहे अच्छा न्यूमेरिकल, बिजनेस में न्यूमेरिकल, ये तो आउट ऑफ बॉक्स है भाई, छोड़ो इसे, ये तो देखने का भी नहीं। ठीक है ना, तो आधी जनता तो पहले ही साफ हो जाएगी। फिर जो लोग ट्राई करेंगे वो इसमें कुछ भी करते हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको भी आसानी रहेगी और सामने वाले को भी आसानी रहेगी। ठीक है ना। और दूसरे अप्रोच से अगर करना चाहते हो तो बच्चों आरओआई के अप्रोच से करेंगे। देखो आरओआई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, ईबीआईटी पहले भी कराया आपको। अरे कुछ नहीं है बेटा, ये पता क्या है, ये एमईआई है। इकोनॉमिक्स में हम एमईआई पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और वहां पे भी मैंने बोला था कि जब पार्ट बी आएगा तो वहां पे भी पढ़ाऊंगा। भाई वहां पे एमईआई क्या पढ़ते हैं हम? एमईआई क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। सप्लाई प्राइस क्या होता है कि जो हमने पैसा लगाया, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है जो हमने नेट कमाया एब्सोल्यूट नंबर में, और इनटू 100 करके इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। और वहां पे हम वो पढ़ क्यों रहे थे, वो वाला कॉन्सेप्ट एमईआई पढ़ क्यों रहे थे, जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे। तो बेटा यहाँ पे भी तो वही चल रहा है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में एडिशनली पैसा लगाऊं, टोटल फंड्स इन्वेस्टेड, या जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं आप, वो लगा करके ईबीआईटी कितना बनाया आपने, मल्टीप्लाई बाय 100, वो परसेंटेज आ गई। 1 लाख रुपए लगा करके 50,000 रुपए कमाए, तो कितना परसेंट कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 50% आ गया। और here return on investment ROI, that is 50%, is greater than rate of interest on the debt, that is 20%. So we can say that if ROI is greater than rate of interest, then that proposal will be selected which has highest amount of debt, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, डेट है। मान लिया क्या होगा बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है
यहाँ पे तो चलो प्रेफरेंस था, और दूसरे में डेट था, मतलब एक में डेट और दूसरे में प्रेफरेंस। वैसा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में डेट हो, दोनों में डेट हो, तो तुम फिर बोलोगे कि भैया इसका कैसे करेंगे हम। अभी तो बोला बेटा, अगर आरओआई क्या है, ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट, वो तुम्हें देखने के बाद ही पता पड़ जाए। आरओआई तुम अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ईबीआईटी इतना आ रहा है, इतना पैसा लगेगा, कमाने की परसेंटेज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट देके रखेगा तुम्हें, कंपेयर कर लो कौन ज्यादा आ रहा है कौन नहीं। अगर आरओआई ज्यादा आ रही है तो अगर दोनों में ही डेट है ना, तो उस वाले को सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे ज्यादा डेट है, जिसमें सबसे ज्यादा डेट है। मान लिया एक में 5 लाख का डेट है, एक में 2 लाख का डेट है, तो किसको प्रेफर करोगे, 5 लाख वाले को, बिकॉज वही फायदा देगा आपको, उसमें ज्यादा डेटा आएंगे, बिकॉज उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे ज्यादा जो टैक्स है वो सेव होगा ना, रादर देन वो कम वाले में। मुझे नहीं पता तुम्हें समझा कि नहीं समझा, पता नहीं तुम किस लेवल पे तुम समझ रहे हो। हालांकि अगर तुम्हें अगर चीजें अभी अगर कम थोड़ा बहुत जो मैं अभी बोल रहा हूँ कम समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, चलेगा, आगे चल करके चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हें। लेकिन फिर भी मैं एक जस्ट आइडिया लेना चाहता हूँ, मैंने अभी जो बात बोली कितने बच्चों को समझ में आई, कि जिसमें सबसे ज्यादा डेट होगा और अगर आरओआई ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो उसी में फायदा होगा, क्योंकि उस पे ज्यादा ब्याज आएगा, और ज्यादा ब्याज आएगा तो जब ज्यादा ब्याज आएगा तो वो कम करेगा प्रॉफिट को, क्या करेगा, कम करेगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो उस पे उतनी ही क्या होगी, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली टैक्स रेट के हिसाब से क्या होगी, टैक्स सेविंग होगी। क्या होगी, टैक्स सेविंग। अच्छा एक बात और बताऊं बच्चों, ये जो कल मैंने ये आपको बताया था ना, ये जो सेविंग होती है, सेविंग है ना, जिसे ये जो टैक्स सेविंग बोल रहे हैं, इसे टैक्स शील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्स शील्ड, TAXSHIELD। यानी कि टैक्स शील्ड का मतलब इतना बेनिफिट मिला है आपको, किसकी वजह से, किसकी वजह, इंटरेस्ट की वजह से, टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है उसे बोलते हैं टैक्स शील्ड। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो देखो एडवाइस में क्या बताया यहाँ पे इसने, ऊपर वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल आपको मन मन में भी बता सकते हो आप, है ना। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अगर एग्जाम में उसने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पूछा है और तुम बदतमीजी करके आए, तुम आरओआई से सॉल्व करके आए, एक नंबर नहीं मिलेगा आपको, एक नंबर। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन ने बोला ईबीआईटी ईपीएस तो उसी से सॉल्व करना है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन डाल के किसी से भी सॉल्व कर दो चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया ना कि आरओआई से करना है और तुम ज्यादा वहां पे स्पाइडरमैन बनने की कोशिश की है, तो सस्ते स्पाइडरमैन बन जाओगे फिर। ठीक है ना, आरओआई से बोला तो आरओआई से सॉल्व करो, और अगर ईबीआईटी ईपीएस से बोला तो उससे सॉल्व करो, जो बोला उससे सॉल्व करो। ठीक है ना, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, और अगर कुछ नहीं बोला तो फिर किसी से भी करो, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करना। क्वेश्चन बोला उल्टा लटक तो उल्टा लटकने का, ठीक है ना, वैसा। तो एडवाइस देखो यहाँ पे, हेंस प्रपोजल 1 शुड बी सिलेक्टेड। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से भी प्रपोजल 1 आ रहा था और इससे भी प्रपोजल 1 ही आ रहा है। बाय जुपिटर लिमिटेड सिंस आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। नोट में देखो क्या लिखा है, इसी बात को लिखा है मैंने, इसका कॉन्सेप्ट है नोट में, ऊपर तो सॉल्व कर दिया, इसका ये कॉन्सेप्ट है। इफ आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आरओआई क्या होगी, ज्यादा होगी इंटरेस्ट के रेट से, टू बी पेड ऑन डेट, जो आपको किस पे पे करना है, डेट पे, है ना, जो लोन पे जो पे करना है आपको, देन कंपनी शुड प्रेफर मोर ऑफ डेट एज कंपेयर टू इक्विटी। तो कंपनी को ज्यादा किसको प्रेफर करना चाहिए बच्चों, डेट को प्रेफर करना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, मतलब अगर आरओआई ज्यादा है तो उसको प्रेफर करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा डेट है और सबसे कम इक्विटी है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। However, if ROI is less than interest rate, लेकिन अगर क्या होगा, ROI कम होगी, then company should avoid that। तो कंपनी को किसको अवॉइड करना चाहिए, दूर से ही हाथ जोड़ लेना भाई साहब, बस ठीक है, हाँ जी ठीक है ना, फिर देखेंगे कभी, क्योंकि हमारी ROI कम है, घर से देना पड़ जाएगा। एंड कंपनी को ज्यादा किस पे रिलाई करना पड़ेगा, रिलाई मतलब विश्वास करना पड़ेगा, किस पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, इक्विटी पे। तो उसे वो वाला लेना चाहिए ऑप्शन जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, इक्विटी हो। नहीं समझा, अगर आरओआई कम है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो उसको प्रेफर करना जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी है, अगर आरओआई कम है। और अगर आरओआई ज्यादा है तो किसको प्रेफर करोगे, जिसमें सबसे ज्यादा डेट है। बात समझ में आती है आपको, आगे चल सकते हैं बच्चों। ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 क्लास लगेगी, कल की लगभग हमारी 1.25 घंटे के आसपास की क्लास थी और आधे घंटा अब हो गया। तो ये हमारे फंडामेंटल्स यहाँ पे क्या हो गए, बिल्ड हो गए थोड़े इस चैप्टर को लेकर के।
अब हम इस लायक हो गए कि हम इस चैप्टर का जो फॉर्मली जो हमारे सिलेबस में जो टेक्स्ट दिया है हम वो पढ़ सके। ठीक है, शुरू करूं, है ना। सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, बाकी यहाँ पे देखते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल, कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चाहे छोटा हो, नीड्स फाइनेंसेस, उसे किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। ठीक है ना, टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन, क्या चलाने के लिए? ऑपरेशन। बिजनेस वाले कौन सी? फिर डॉक्टर क्या करते हैं? अरे ऑपरेशन माने एक्टिविटीज, धंधा चलाने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी थी वो ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टर क्या करेंगे फिर? ठीक है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अरे भाई आजकल जिंदगी में ना पैसे की जरूरत, पैसे की जो वो है ना इम्पोर्टेंस है, बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही है। जिंदगी में पैसा कमाना इतना जरूरी है कि अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो बाहर तो सोसाइटी में तो छोड़ो, कहने की बातें होती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे आपको, ये होता है वो होता है, पैसे की जरूरत नहीं होती है, इंसान अच्छा होता है, मन से होता है, साफ होता है, ये मन साफ चाहिए, सारी चीजें बराबर है। अगर पैसा नहीं बनाओगे ना, पैसा नहीं कमाओगे तो सोसाइटी में तो छोड़ो, तुम्हारे घर में भी इज्जत नहीं होगी तुम्हारी। बात समझ में आ रही है? तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट एक लेवल। बाद में जाके छोड़ दो तुम कि नहीं अब मेरी सारी चाहते क्या हो गई, पूरी हो गई, अब नहीं कमाना पैसा, अब बस सोसाइटी के लिए काम करना है। लेकिन आपके इनिशियल फेज में आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, जैसे बोलते ना कि पैसा, पैसा अगर भगवान नहीं है ना तो भगवान से कम भी नहीं है। तो कह रहे कि भाई पैसे की जो इंपॉर्टेंस है ना वो ट्रेमेंडसली, बहुत तेज स्पीड के साथ, ट्रेमेंडसली मतलब बहुत तेज स्पीड के साथ, बहुत फास्ट पेस के साथ बढ़ती जा रही है दोस डेज। ठीक है ना। बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया वो पर्सनल आपकी लाइफ के रिगार्डिंग बताया, फिलहाल यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। कह रहे कि बिजनेस करते वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज एक बिजनेसमैन को क्या करने होते हैं? अपने जो ऑपरेशंस है उन्हें कैरी ऑन करना होता है, इनफैक्ट उसे एक्सपेंशन करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, उसे बड़े स्केल पे क्या करना होता है? प्रोडक्शन करना होता है। जैसे मार्केट में क्या आती है? डिमांड आती है। तो बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन, क्योंकि उसे बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना है, एंड द यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और उसे क्या करना है? सीआईटी का यूज करना है। सीआईटी बोले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीनरी वगैरह से क्या करानी है? इंस्टॉल करानी है, हैवी इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह से। ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी में भाई ऐसे कोई ना अंकल उठा दियो, 5 रुपए वाला प्लांट उठा दियो, मुझे अपनी फैक्ट्री में लगवा रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यहाँ से? 5 रुपए का प्लांट, 5 रुपए का प्लांट लगता है, ऐसे कोई ना होता है, मोटा पैसा लगता है, 500 करोड़ का, है ना, 5,000 करोड़ के जो बड़े बड़ी अमाउंट के क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, वो लगते हैं। सही सुनो। तो कह रहे कि पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है एक बिजनेसमैन को। ठीक है। आगे, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन, अगर पैसों की जरूरत ना होती तो वो क्या जाके लोग वहां उधर शार्क टैंक में झक मारते? हाँ जी, पैसों की कमी है, किसी के पास, किसी का रन रेट चल रहा है कितना, किसी का रन रेट चल रहा है कितना, खाते में पैसा है नहीं है ना, उनकी फटी पड़ी है कि अगले महीने बिजनेस कैसे चलेगा। तो भैया पैसों की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है ना। वो उधर भी लोग बैठे हैं, वो भी क्यों बैठे हैं उधर? वो भी तो सारी चीजें देख रहे, तुम हमारा पैसा बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, निकाल पाओ, रिटर्न दे पाओगे नहीं दे पाओगे, हमें एग्जिट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो भैया पैसे की माया है। कह रहे सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ टाइमली एंड चीपली फाइनेंसेस आर अरेंज्ड। कह रहे कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ टाइमली, कि समय रहते हुए और सस्ते में फंड्स क्या हो जाए? अरेंज हो जाए, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बच्चों तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक तो आप आपकी पर्सनल लाइफ में भी अपने जो फंड्स है, अपने फाइनेंशियल उनको मैनेज करो, और दूसरा या तो तुम अपनी कंपनी चलाओगे, अपना बिजनेस करोगे, किसी के लिए बिजनेस करोगे। हाँ बोलो, किसी के लिए बिजनेस बनाओगे आप, मतलब जॉब करोगे जा करके, है ना। अपने लिए करोगे तो अपने लिए आपको पैसों की सेविंग करनी है, और दूसरे के लिए करोगे तो उसको पैसा सेव करा के देना है। अरे तुम उसे 5 लाख बना के दोगे तभी तो तुम्हें 50,000 देगा रे, बोलो ना, से सुनो। तो ऐसे कोई ना बोलोगे उधर जाके तुम्हें सीएफओ बना दिया और वो बोले जी बताओ, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, प्रेफरेंस से पैसा उठा सकते हैं और एक हम डेट से पैसा उठा सकते हैं, इसमें भी 20% है, इसमें इंटरेस्ट देना है, इसमें 20% से क्या देना है? डिविडेंड देना है, टैक्स रेट भी 30% है, इसमें भी 30% है, मतलब गवर्नमेंट को दोनों जगह सेम टैक्स देना है, और हमने इधर भी 50,000 कमाएंगे, इधर भी 50,000 कमाएंगे। तुम कह रहे सारी चीजें तो सेम है, दिमाग खराब हो गया, टाइम फूटी कर रहा है मेरा, कोई भी ले लेना। ऐसे आया मेरे पास चल के ऐसा सीएफओ बोल के कि तेरे को मेरे को पूछना है, चाहिए ले ले, चाहिए ले ले, सारी चीजें तो सेम है, बस इसमें इंटरेस्ट जाएगा। ये पागल।
अब वो चाचा जी की लैंग्वेज में बोलते बबूचक। भाई क्या तू, किसने पढ़ाया रे तेरे को, तू क्या पढ़ के आया रे? कितना कितना बदतमीजी दिखा रहा है तू, क्या बोल क्या रहा है कि चाहे इसके ले जाओ चाहे इसके, ऐसे कोई ना होता भाई, ऐसे कोई ना होता है। तुझे नहीं पता क्या इंटरेस्ट क्या करता है? टैक्स सेव करता है। और अगर आरओआई क्या हो, ज्यादा हो किससे? इंटरेस्ट रेट से। तो किसको प्रेफर करते हैं? ऐसे कोई बोलता है? हाँ बोलो ना, ऐसे बोलोगे तो सीएफओ क्या, वो कुछ भी बनने के लायक नहीं रहोगे। सीएफओ तो बहुत दूर की चीज है। समझ में आ रही ना आपको बात? सीएस और नो। और अपने बिजनेस के भी आप सीएफओ और सीईओ तभी बन पाओगे जब अकल होगी। ठीक है ना? अकल नहीं है ना तो फिर कुछ भी करोगे। अभी तुम, मैं आज बच्चों चैलेंज देता हूं आपको। आप कम से कम 10 और 20 लोगों से जाके पूछो, आपके साथ वाले लोगों से जाके पूछो, और यही ऑप्शन दो आप, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये आपका डिबेंचर, मतलब इतना हमने लोन लिया, सारी चीजें सेम है, बता इसके लिए जाएगा इसके लिए जाएगा। उसका मोस्ट ऑफ द 80% का आंसर यही होगा कि भाई तू पागल हो गया क्या, दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है ना? सारी चीजें तो सेम है, या चाहे ये ले चाहे ये ले। ठीक है ना? और फिर बाद में सही बोल रहा है कि बाद में ये बोलेगा कि बस मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जस्टिफिकेशन दे दोगे उसे, वो क्या नहीं होगा, उसके कान से खून बहने लगेगा ना वो जस्टिफिकेशन सुन के। खैर, हाँ जी, तो कह रहे कि एक बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितना समय रहते हुए और कितना चीपली फाइनेंस अरेंज हो जाए, फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। ऐसा क्यों बोला रे? फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। आउटसाइड मतलब डैड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अभी वो हमारे कोई जीजा जी कोई है? हाँ बोलो ना। वो तो आउटसाइडर है। कौन है? अपने घर के तो कौन है? इनसाइडर कौन है? इक्विटी वाले, वही तो मालिक है। तो कह रहे हैं कि अब वही तो बात कर रहा है कि पैसा चाहे तो बाहर से आए चाहे तो अंदर से आए। बाहर से आने का मतलब कौन है? डेट। और अंदर से मतलब इक्विटी। तो कह रहे कि हमें सस्ते में मिलना चाहिए। अब ये इक्विटी के बारे में गलत गलत धारणा मत बना करके बैठ जाना कि ये तो महंगा होता है। सस्ता भी पड़ता है कब? अगर आरओआई कम हो। किससे? इंटरेस्ट रेट से। अगर आरओआई क्या हो? कम हो। ठीक है ना? हाँ जी। तो वो बोल रहे हैं कि आपको कितना सस्ते में और टाइम रहते हुए फंड्स अरेंज हो जाए, कहां से? आउटसाइड से और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। आउटसाइड का मतलब वही मैंने बता दिया आपको, ये होता है डेट, और ये विद इन का मतलब होता है इक्विटी। ये अच्छा है। इंग्लिश वालों को बताओगे ना कि आउटसाइड का मतलब डेट होता है और विद इन का मतलब क्या होता है? इक्विटी होता है, तो तुम बहुत मारेंगे। अरे बेटा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस की अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो तुम आउटसाइड से करोगे क्या, विद इन द कंपनी करोगे आप। तो उसका मतलब ऐसा। इंग्लिश वालों को जाके मत बोलना कि कोई बच्चा बोले कि आउटसाइड का मतलब डेट होता है और विद इन का मतलब इक्विटी होता है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग खुलना चालू होगा कि किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पैसा डेट से उठाना है या पैसा इक्विटी से उठाना है। उधर फाइनेंस में इतनी बड़ी बड़ी टीम लगी रहती है, वो ऐसे कोई ना टाइम पास कर रही है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें कलेक्टिवली क्या करना होता है, देखना होता है, और फिर जिसमें भी सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा हो हर एक। मतलब देखो, जैसे डेट है और इक्विटी है, ये डेट को ना बहुत सारे पॉइंटर्स पे खरा उतरना पड़ेगा। वो जो पॉइंट मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, कुछ ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाऊंगा। ऐसे इक्विटी को भी क्या करना पड़ेगा? खरा उतरना पड़ेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ही वो एक जो सोर्स है वो सारे फैक्टर पे खरा उतर जाए। कोई किस पे खरा उतरेगा, कोई किस पे खरा उतरेगा। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, मार्केट में सिनेरियो कैसा बना हुआ है। अच्छा, सबको एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके, जिसमें भी सबसे ज्यादा क्या रहा होगा। मान लिया इसमें हमें 10 पॉइंट में फायदा मिल रहा है, इसमें 7 में मिल रहा है तो इसमें जाएंगे, इसमें 10 में मिल रहा है, उसमें 15 में मिल रहा है तो उसमें जाएंगे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की, वंस अगेन पूरा स्टेटमेंट करना है तो वापस से बोल रहा हूँ, गुस्सा मत होना। किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितना समय रहते हुए, नमन भाई ये समझा दो यार, समय रहते हुए मजा नहीं आ रहा। सुनो, पैसा चाहिए आज, पैसा चाहिए, मिलेगा 1 महीने बाद, क्या कीजिएगा बताओ? नहीं बताओ ना क्या कीजिएगा? पैसा तो अभी चाहिए, मिलेगा 1 महीने बाद, क्या कीजिएगा उसका बताओ? बोलो ना क्या कीजिएगा? प्रोजेक्ट तो आज लगाना है, सामने वाले ने डंडा करके रखा है फोन पे, भाई यस और नो अभी कीजिएगा।
अभी के लिए तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी, यस और नो, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब तुम देखो मैं बताता हूँ, और बेटा ये थोड़ा फार्म हो जाना, अभी तो ठीक है तुम बचकानी हरकतें करते हो, है ना, तुम्हारे सामने से तुम्हें कुछ बोला जाता है, तुम उसे कभी कभी लाइटली ले लेते हो कि ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, तुम स्टूडेंट के जैसा कभी जैसे तुम्हें कुछ चीज बताई जाती है ना कि कल तुम्हें ये कॉपी लेके आनी है, नमन भैया मैं तो भूल गया, है ना, मेरे तो काम पूरा नहीं हुआ, मैंने तो नोट्स नहीं बनाए, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अभी तुमने अभी एक शार्क टैंक पे एक एपिसोड देखा होगा, वो एक बंदा उसने बहुत 17 महीने में 18 महीने में बहुत 150 आउटलेट खोल के रखे गुजरात में, कोई तो जोर को करके एक बंदा आया था, उसका कोई ब्रांड था, है ना। अब वो क्या है कि वो थोड़ा सा वो नेगोशिएशन चल रहा था, वो कह रहा था कि मैं 1% इक्विटी दे दूंगा, अमन से बात चल रही थी, अमन गुप्ता से, कि मैं 1% इक्विटी दे दूंगा और तुम मेरे को 50 घंटे देना, अपने 50 घंटे देना। उन्होंने बोला कि मैं कमिट नहीं करता हूँ, लेकिन मन करेगा, दिल करेगा, अच्छा लगेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। रितेश अग्रवाल ने क्या कर दिया था, वो 25 घंटे कमिट कर देते उसको, ठीक है ना, वो कह रहा है देख लो देख लो, मतलब वो ऐसे कर रहा है, रिपीट कर रहा है बात, उसने वहीं पे चेक फाड़ दिया, कह रहे भाई रहने दे, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब आपको वो उसने यही कह के वो चेक फाड़ा कि तुम मेरे को ऐसे बंदे लग रहे हो कि जो डिसीजन ले सको, तो ऐसे तो वो कह रहा है कि अब मान लिया हमें तो क्या करना है, आज ही पैसा लगाना है, सामने वाला यस नो में बात कर रहा है, और हमें पैसा मिलेगा कब, 1 महीने बाद, ठीक है ना, और हम डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं ले पा रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हम यस और नो फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे कि हमें जाना है उस ऑप्शन के साथ या नहीं जाना है, तो दिक्कत हो जाएगी। डिसीजन भी लेना होता है, क्या लेना होता है, तो पैसा अभी चाहिए, ध्यान से सुनना, पैसा अभी चाहिए, मिलेगा कब, 1 महीने बाद। क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, कुछ होगा ही नहीं, प्रोजेक्ट तो आज ही लगाना, आज ही यस नो होनी है। और केवल इतना ही काफी नहीं है, केवल इतना ही काफी नहीं है, पैसा चाहिए 1 महीने बाद, पैसा चाहिए, मिल रहा है अब, तो फायदा है, नहीं फायदा ले लो ना, क्यों क्यों क्यों, 1 महीने की कॉस्ट नहीं आएगी, है ना, कोई उधर तुम्हारे इधर मामा बैठे तुम्हारे कोई कि जैसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे या वो कॉस्ट नहीं आएगी, कॉस्ट नहीं आएगी, क्या रिटर्न आना चालू होगी वो 1 महीने के बाद से, 1 महीने से पहले आपको क्या देना पड़े, तो बेटा टाइमली फंड्स अरेंज होने चाहिए, ये दोनों कंडीशन लिख लेना इसमें, ये टाइमली का मतलब ये है कि पैसा जब चाहिए तभी मिल जाए, ना तो आगे ना पीछे, और केवल समय पे ना मिल जाए, सस्ते में भी मिले, नहीं टाइमली नहीं, वो तो इंग्लिश की हिंदी हो गई, हिंदी की इंग्लिश हो गई, सस्ते में भी मिलने चाहिए, किस में मिलने चाहिए, ऐसे कोई ना कि टाइम पे लेने के लिए फिर कुछ भी महंगे महंगे में उठाओगे, फिर तो बर्बाद हो जाओगे। एक अच्छा फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होगा, जो कंपनी को सबसे सस्ते में फंड्स अरेंज करा के दे, सबसे महंगे में, टाइम पे करा के दे, बेटाइम करा के दे, टाइम पे करा के दे, ठीक है ना, चाहे वो इनसाइड से कराए, चाहे वो तो तुम्हारी नॉलेज लगेगी ना, तुम इनसाइड कब प्रेफर करोगे, जब आरओआई कम होगी, और आउटसाइड कब प्रेफर करोगे, जब आरओआई ज्यादा होगी। एक बात, ये तो एक बात हुई कि तो अभी अरेंज कराना है, ठीक है ना। अब चलो पैसा तो अरेंज हो गया बच्चों, टाइम पे पैसा अरेंज हो गया, जैन साहब टाइम पे पैसा अरेंज हो गया और सस्ते में अरेंज कर लिया, अब उसको उड़ा दो ना, पार्टी कर लो, जस्ट रिलैक्स बेबी, ठीक है ना, उड़ाते सारा पैसा, है ना, चिल आउट करते हैं, क्यों पंडित जी, नहीं उस भाई ऐसे सीएफओ मत बनना कि टाइम पे पैसा अरेंज कर लिया और सस्ते में कर लिया, लेकिन जिस मकसद से वो पैसा लिया था वो मकसद में, वो एसएचजी जैसे मत कर देना, एसएचजी पे एलिगेशन लगे थे ना कि लिया किसी और के लिए और उड़ा दिया है, चल बेटा आज माहौल बनाते हैं शाम में, ऐसा मत करना। तो देखो क्या बोल रहा है, एंड हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड, वो कह रहा है सक्सेस बिजनेस की डिपेंड इस पे करती है, वो उस पे तो करती है कि टाइम से पैसा मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, है ना, लेकिन इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है, एंड इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कितना अच्छे से आपने उन पैसों को इन्वेस्ट किया है। बच्चों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, आगे चल करके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस, क्या पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बार तो वो बात कर रहा है कि पैसे को लाने की बात कर रहा है कि पैसे को आपको लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से, और दूसरी बार पैसे को इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। जो पैसा लाने की बात कर रहा है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, कौन सा होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, और पैसे को जो इन्वेस्ट करना है उस वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये लाइन से आपको ये पता चला, आगे के कुछ टॉपिक्स निकल करके आए।
तो कह रहे हैं कि सक्सेस डिपेंड करती है कितना टाइमली आपने फंड्स को अरेंज किया, कितना सस्ते में किया, और फिर उसे कैसे इन्वेस्ट किया, किसमें, इन असेट्स एंड ऑपरेशंस, यानी कि कितना आपने लॉन्ग टर्म में लगाया, असेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म में लगाया, फिक्स कैपिटल में लगाया आपने, और कितना आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। मान लिया तुमने एक काम किया, सारा पैसा उठा करके रख लिया डे टू डे ऑपरेशन के लिए, कैश बगल में लेके बैठे हो, जैसे भी एक भी रुपए का खर्चा लगा ना तो सारा पैसा इधर लेके बैठे हो, इधर दिया आपने, ए भैया पागलपंती कर दी ना, ये पैसा इतना जरूरी नहीं था। काश 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 ये पैसा जो तुमने कैश की फॉर्म में रखा है इतने की जरूरत नहीं थी, और काश अगर इसको कहीं और लगाते तो कुछ ना कुछ तो आता, और क्योंकि तुमने सारे पैसे को कैश के तौर पे यहाँ पे रख लिया, भाई डिसीजन लिया, और सारे बच्चों को पता है तुमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या की है, यहाँ पे लॉस की है। और फिर वापस से कहना चाहूंगा कि पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही है। जो पैसा इधर बगल में गद्दी के बराबर में लेके बैठे हो आप, ठीक है ना, उसके कि यहाँ पे कि भाई ये पैसा हम इधर रखेंगे सारा का सारा, और कहीं और रखते तो वहां से रिटर्न आती, लेकिन पागलपंती करके इधर लेके बैठ गए। तो आपको ये डिसाइड करना है ना कि कितना पैसा कैश में रखना है, कितना डेटर में लगाना है, कितना लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाना है, माने फिक्स असेट्स में वगैरह वगैरह। तो आपको ये अच्छे से सोचना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो भैया पैसे को ना बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको, और यही क्या है, किसी बिजनेस की लाइफ ब्लड है। क्या है? बॉडी के अंदर ब्लड है तो जिंदगी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस में पैसा है और पैसे से पैसा कमा रहे हो तो ठीक है, बिजनेस है, नहीं तो जिंदा लाश है। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई वो बोल रहा है कि फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का। नमन भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पूछेगा व्हाट इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, दोनों आंसर लिख के आइएगा। Wherever we studied management, then profit is considered as the lifeblood of any business, and whenever we studied the finance or financial management, then we can say that finance is considered as the lifeblood of any business. Simple, कोई डाउट ही नहीं है। आज के लिए बच्चों इतने रखे क्या? क्योंकि अभी मैं चालू करूंगा, या एक हेडिंग पढ़ा दूं? नहीं, चलो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।